नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, अगले आधे घंटे में हम आपको हर बड़ी खबर दिखाएंगे जिससे आपका सीधे सरोकार है, और खबर के साथ साथ आपको खबर के मायने भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं वो 5 बड़ी खबर जिसके मायने आज हम आपको समझाने वाले हैं। और सबसे पहली खबर हमारी रहने वाली है, कांग्रेस की वजह से INDIA में कला है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कई सारे बयान सामने आए हैं। दूसरी खबर, जातियों के चक्कर काटती सियासत को हम आपको समझाने वाले हैं। और तीसरी खबर होगी, समझिए विधानसभा में हंगामा आखिर क्यों बरपा, क्योंकि आज काफी हंगामा देखने को मिला है। चौथी खबर होगी, तेजस्वी यादव को सुप्रीम राहत के मायने आपको समझाएंगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। पांचवी खबर, मोदी का राशन वाला मास्टर स्ट्रोक भी हम आपको समझाएंगे। और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है। और कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। सवाल है कि क्या INDIA गठबंधन में सब ठीक नहीं है? आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। 2024 में मोदी से मुकाबले के लिए बड़े ही तामझाम और शोर शराबे के साथ विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, नाम दिया INDIA। लेकिन 2024 तो बहुत दूर की बात है, 23 में ही गठबंधन की गांठ खुलने लगी है। बयानों के तीर से गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे को बेधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला किया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है। जब कांग्रेस ने हमें धोखा दिया तो आपकी क्या बात है? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचान? मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता SP प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर चाहे जो भी बोले, बिहार कांग्रेस के नेता तो चाहकर भी बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे। हम लोगों की पूरी कोशिश है कांग्रेस की कि जो ये सांप्रदायिक शक्ति है उसको मिलके हराया जाए। इसमें जितने लोग साथ रहेंगे बहुत अच्छा। अब कुछ लोगों के साथ तो मुश्किल हो जाता है, तो अब देखिए आगे क्या होता है। कुछ ही दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। नीतीश ने कहा था कि कांग्रेस को INDIA गठबंधन की नहीं बल्कि राज्यों के चुनाव की पड़ी है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश के बयान का जवाब कांग्रेस ने तो खुलकर नहीं दिया, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कांग्रेस के बचाव में उतर आए। राउत ने कांग्रेस का बचाव किया है और नीतीश कुमार पर इशारों में ही सही निशाना साधा। अब नीतीश कुमार जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में नहीं तो ज्यादा ध्यान कांग्रेस चुनाव में दे रही है। इंडिया अलायंस बना तो चुनाव के लिए है। 2024 के पहले ही INDIA गठबंधन में शुरू हुई जुबानी जंग ने बीजेपी को तंज कसने का मौका दे दिया है। क्या हस्र हो गया इंडिया अलायंस? नीतीश जी आप क्या चाहते थे, क्या हो गया? अपनी औकात समझिए, अपना हस्र समझिए। चले थे मोदी जी से मुकाबला करने ना। सवाल है कि जो दल 2024 से पहले ही आपस में उलझे हुए हैं, वो 2024 में मोदी का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की वजह से टूट जाएगा INDIA गठबंधन? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब आप समझिए क्या कांग्रेस की वजह से INDIA में कला है। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में 28 दल शामिल हैं। कांग्रेस INDIA गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। उम्मीद यह की जा रही थी कि कांग्रेस सबको अपने साथ लेकर चलेगी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को ज्यादा भाव नहीं दिया। मध्य प्रदेश में पिछली बार सपा ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा के लिए 1 भी सीट नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार की जेडीयू को भी 2 सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब कांग्रेस ने सपा को नहीं पूछा तो फिर जेडीयू को भला क्यों भाव देंगे। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप भी लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि 5 सीट देने का संकेत दिया और फिर आखिरी समय में कांग्रेस ने हमें धोखा दे दिया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि INDIA गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए कांग्रेस खुद को क्षेत्रीय पार्टियों से सुप्रीम समझती है और यही वजह है कि कांग्रेस सपा और जेडीयू जैसी पार्टियों को ज्यादा भाव देना नहीं चाहती है, जिसकी वजह से कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच अब टकराव की नौबत आने लगी है। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर भी कर दी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। जातीय गणना के आंकड़ों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाए, जिसके बाद बिहार में सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों को लेकर बीजेपी को चुनौती भी दी। वो डेटा बताएं जिसके आधार पर बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को गलत बताया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। EBC की आबादी को कम किया, अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। और अति पिछड़ा को कम किया गया, अब फिर बोलते ज्यादा का बढ़ा दिया गया। क्या ज्यादा पिछड़ा नहीं है? बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति नहीं। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी हो गए, लेकिन सियासी वार पलटवार अभी भी जारी है। 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाया था। लालू नीतीश पर तुष्टीकरण के लिए यादव और मुस्लिम आबादी को बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया था। 6 नवंबर को तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों को लेकर बीजेपी को चुनौती भी दी है कि वो डाटा बताएं। आखिर किस आधार पर बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, कौन सा आधार पे बोल रहे हैं? अनुमान है। हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है? ये ना बताइए बढ़ाया या घटाया, इसी बेस पे ना बोलेंगे। कौन से बेस पे बोल रहे हैं? आरजेडी की तरह जेडीयू ने भी अमित शाह के बयान पर ऐतराज जताया है। हालांकि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अमित शाह की बात का समर्थन करते हुए कहा है कि अति पिछड़ों और पासवान जाति की संख्या कम कर दिखाई गई है। इधर बीजेपी ने बिहार सरकार से जातीय सर्वेक्षण के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार को जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने के पहले इस पर डिबेट करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस पर डिबेट हो और डिबेट के माध्यम से जो जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है इस पर चर्चा हो। जिस ढंग से जातीय गणना पर बयानबाजी हो रही है उसको देखकर तो यह लगता है कि आगे भी जाति के तवे पर सियासत की रोटी सेकी जाती रहेगी। न्यूज़ 18 के पटना से धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप जातियों के चक्कर काटती बिहार की सियासत को समझिए। वैसे तो पूरे देश के ज्यादातर क्षेत्र में जाति के आधार पर ही चुनाव होते हैं, लेकिन बिहार की सियासत में जातियों का रोल कुछ ज्यादा ही है।
अब बिहार के नेता जाति को वोट बैंक बनाकर राज करते हैं। मंडल की वजह से बिहार की कुर्सी पर लालू प्रसाद यादव बैठे और कुछ ही दिनों में लालू प्रसाद ने जाति के पावर को पहचान लिया और MY यानी कि मुस्लिम और यादव के समीकरण के सहारे बिहार में लालू परिवार का 15 साल तक शासन रहा। नीतीश कुमार ने जाति के हथियार से ही लालू प्रसाद के जातीय समीकरण को काट दिया। लालू प्रसाद के MY समीकरण को नीतीश कुमार के लव कुश यानी कि कुर्मी कोयरी गठजोड़ ने सत्ता से बाहर कर दिया और इसके बाद नीतीश कुमार ने दलित को महादलित और अति पिछड़ों में बांट दिया है और इस बड़े वोट बैंक के सहारे करीब 18 साल से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार हैं। 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का उद्भव हुआ और मोदी के करिश्मे ने जातियों के सारे बंधन को तोड़ डाला है। अब मोदी का यह करिश्मा 2019 के चुनाव में भी बरकरार रहा। मोदी के हिंदुत्व वाले इस करिश्मे को तोड़ने के लिए जातीय गणना का दांव चला गया है। लेकिन सवाल है कि करीब 32 साल से बिहार में जाति की राजनीति वाली पार्टियों की सरकार है। अगर जाति से सब कुछ होता तो बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। इजराइल के समर्थन में बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर वाम दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसका बीजेपी के साथ ही जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने भी विरोध किया है और इसके बाद माले और जेडीयू के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई है। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहार विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन विधानसभा के अंदर और बाहर अजीब तस्वीर देखने को मिली। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। विपक्षी विधायकों के हंगामे की तस्वीर तो हर सत्र में सामने आती है। इस बार सरकार को समर्थन दे रहे दल के विधायक ही हंगामा करते दिखे। खुद तस्वीरों में देखिए, ये हैं लेफ्ट के विधायक जो सदन के बाहर हाथ में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और शोक प्रस्ताव पास किया जाने लगा तब भी इनका हंगामा जारी रहा। हद तो ये है कि ये हंगामा बिहार या भारत के किसी मुद्दे पर नहीं बल्कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग को लेकर हुआ। शोक प्रस्ताव के दौरान भाकपा माले ने गाजा पर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने की भी मांग की। परंपरागत रूप से फिलिस्तीन की जनता की आजादी के साथ है। लेफ्ट के हंगामे से बिहार की सियासत गर्म। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं तो हमास पर क्या राय है जदयू आरजेडी का, वो क्लियर करे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि तुष्टीकरण की नीति कौन कर रही है। लेफ्ट के हंगामे का बीजेपी ने तो विरोध किया है। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने भी वाम दलों पर जोरदार हमला बोला और हंगामा करने वाले विधायकों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग की। आगे ये ऐसे विधायकों पे कार्रवाई मैं चाहता हूं जो ऐसी बात बोल रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं उनका, मैं जितने लोग समर्थन में हैं, यहाँ पे मैं सबका टिकट प्लेन का कटवाने के लिए तैयार हूं। इनको गाजा पट्टी भेजा जाए और वहीं पे जाकर के शोक सभा करें। हमास के जो आतंकवादी मर रहे हैं, अब्दुल्ला, हिजबुल्ला, ये सब के, उन लोगों के साथ इन लोगों को बैठा देना चाहिए ऐसे लोगों को। माले के विधायक का कहना है कि वो संजीव कुमार के बयान को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन लेफ्ट विधायकों को आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने भी नसीहत दे दी। मुकेश ने कहा, अगर किसी मुद्दे पर चर्चा करनी ही थी तो पहले ही स्पीकर से बात कर लेना चाहिए था। अगर कोई चर्चा करनी है तो उससे पहले माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में रहना चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी के पहले ही विधानसभा शुरू होने से पहले माननीय अध्यक्ष जी से भेंट कर चर्चा करनी चाहिए। सवाल है कि क्या बिहार में मुद्दों की कमी हो गई है जो लेफ्ट के नेता इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप समझिए विधानसभा में आखिर हंगामा क्यों बरपा। सोमवार से बिहार विधानमंडल का शीत सत्र शुरू हुआ है। किसी भी सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पास होता है और पहले दिन श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। आमतौर पर शोक प्रस्ताव पर कभी हंगामा नहीं होता, लेकिन इस बार लेफ्ट के विधायकों ने शोक प्रस्ताव के दौरान भी हंगामा किया है और लेफ्ट के विधायकों की मांग है कि फिलिस्तीन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाए, फिलिस्तीन पर इजराइल की कार्रवाई की निंदा की जाए।
लेकिन सवाल यही है कि बिहार विधानसभा के शीत सत्र में इजरायल की चर्चा का मतलब क्या है। वैसे भी सदन की कार्यवाही में क्या शामिल होगा ये स्पीकर तय करते हैं। लेफ्ट के लोगों को स्पीकर से बात कर पहले ही तय कर लेना चाहिए था। सवाल है कि क्या सत्र के पहले ही दिन, वो भी शोक प्रस्ताव के दौरान, हंगामा ठीक है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सारे गुजराती ठग वाले बयान मामले में अहमदाबाद कोर्ट की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तेजस्वी यादव को निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई है। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सारे गुजराती ठग बयान वाले मानहानि केस की अहमदाबाद में सुनवाई नहीं चाहते हैं और इसी को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने इस केस को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन अदालत से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी डाली है। गुजरात के लोगों पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में तेजस्वी यादव को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव की तरफ से एक ट्रांसफर पिटीशन दाखिल की गई थी और मांग की गई थी कि गुजरात में वो इस पूरे मुकदमे के लिए पेश नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके कुछ संवैधानिक दायित्व हैं। लिहाजा गुजरात से बाहर उनके केस को ट्रांसफर किया जाए और साथ ही साथ गुजरात के निचली अदालत में उनके खिलाफ जो डेफेमेशन का मामला चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनके खिलाफ चल रहे निचली अदालत के कार्रवाई पर रोक तो लगा दिया है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में उनके केस को ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए, इस पूरे मामले में अभी फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक सभा के दौरान गुजरातियों के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी और साफ तौर से इसी पूरे मामले को लेकर गुजरात के एक व्यवसायी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके मद्देनजर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें गुजरात की निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि उस आदेश के बाद उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके इस पूरे केस को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को फिलहाल एक बड़ी राहत हाथ लगी है क्योंकि अब उन्हें गुजरात के निचली अदालत में जो केस उनके खिलाफ चल रहा था वहां पेश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 4 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले पर जब दोबारा सुनवाई होगी तो देखना बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने ये मांग की है कि केस को गुजरात के बाहर ट्रांसफर किया जाए उस पर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और अब आप तेजस्वी यादव को सुप्रीम राहत के मायने को समझिए। मार्च 2023 में तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि सारे गुजराती ठग होते हैं। तेजस्वी यादव के बयान को गुजरात के कारोबारी हरीश मेहता ने गुजरातियों का अपमान बताया। हरीश मेहता ने अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। उनका आरोप है कि तेजस्वी यादव की टिप्पणी से सभी गुजरातियों की भावनाएं आहत हुई हैं। 22 सितंबर को कोर्ट ने तेजस्वी यादव को तलब किया था, जिसके खिलाफ तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई पर अब रोक लगा दी है। इससे तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है और उन्हें अहमदाबाद कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दें कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सांसदी तक भी चली गई थी और ऐसे में ये मामला भी काफी अहम बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। 80 करोड़ लोगों के लिए दिवाली के पहले प्रधानमंत्री का ये दिवाली तोहफा है। अब 2028 तक गरीब लोगों को फ्री में राशन मिलता रहेगा। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये नेता जहां कहीं भी जाते हैं जातीय गणना की बात करते हैं। बीजेपी को चुनौती देते हैं कि वो जातीय जनगणना कराकर दिखाए। बीजेपी ने इनके जातीय कार्ड के खिलाफ गरीब का नारा बुलंद किया है।
पटना से करीब 800 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक यानी 2028 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। दिसंबर में ये योजना खत्म नहीं होगी, मैं इसे 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा, 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को उनका घर का चूल्हा जलता रहे, ये काम मोदी करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो लोग जातीय गणना के नाम पर राजनीति करते रहे हैं, उनके खिलाफ गरीब की आवाज उठा रहे हैं। दिसंबर में ये योजना खत्म नहीं होगी, मैं इसे 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जातीय गणना के मुद्दे को हिंदुओं को बांटने की कोशिश के रूप में देखते हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को तुष्टीकरण बताया है। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया, अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान से पूरे देश के गरीब परिवारों को मजबूती तो मिली ही, साथ ही 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ हो गया है, जिसकी खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही है। के लिए और बहुत बढ़िया का बात है, अच्छा बात है, बढ़ गया है 5 साल के लिए, तो और बहुत हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है। लाभ तो सर मिला हम लोग, कैसा बात जी। इसके लिए आप धन्यवाद कहेंगे प्रधानमंत्री? हाँ, धन्यवाद क्यों नहीं कहेंगे, जो बढ़ा दिया तो पेट कटा जो देता, धन्यवाद काहे न कहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की नींव तब रखी गई थी जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा था। उस संकट की घड़ी में पीएम ने देशवासियों के लिए मुफ्त राशन देने का सपना देखा था और उसे बिना देर किए धरातल पर उतार भी दिया, जिसका लाभ देश के करीब 80 करोड़ गरीब परिवार उठा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर 2023 में बंद की जानी थी, लेकिन इस योजना की मियाद को पीएम मोदी ने और 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया है और दिवाली से पहले 80 करोड़ लोगों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। साथ में जातीय जनगणना की राजनीति को जवाब भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।